गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम EL 304 माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये लेक्चर हमारा सेकेंड यूनिट से है जिसका नाम है माइक्रोवेव वैक्यूम ट्यूब्स, और जो टॉपिक का नाम है वो इस तरह है। मैं स्लाइड ऑन कर देता हूँ। हाँ, तो जो हमारी स्लाइड्स हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब आप देख सकते हैं यहाँ पर। ट्रैवलिंग वेव ट्यूब क्या होता है? ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एक ब्रॉडबैंड माइक्रोवेव एम्पलीफायर है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहेंगे? TWT। तो ये क्या होता है? बेसिकली ब्रॉडबैंड माइक्रोवेव डिवाइस है, यानी कि ये जो रेंज है फ्रिक्वेंसी की उस इसकी रेंज ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ब्रॉडबैंड कहा जाता है। और एक माइक्रोवेव डिवाइस है जिसमें खासियत क्या है इसकी? कोई भी कैविटी रेजोनेटर्स नहीं होते हैं, जैसे कि हमने क्लिस्ट्रॉन में देखे हैं। क्लिस्ट्रॉन में बेसिकली आपको 2 कैविटी वाला मिलेगा और सिंगल कैविटी वाला भी मिलेगा। तो इसमें किसी प्रकार की भी कैविटी नहीं होती है और एम्पलीफिकेशन किया जाता है इसके माध्यम से, यानी कि यह क्या करता है? माइक्रोवेव सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, साथ ही साथ जनरेट भी करता है। तो एम्पलीफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है? प्रोलॉन्ग्ड इंटररिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम और जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसके मध्य लंबे समय तक क्या होगा? इंटरेक्शन होगा, जिसके माध्यम से माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी या माइक्रोवेव सिग्नल एम्पलीफाई होके मिलेगा। तो ब्रॉडबैंड माइक्रोवेव डिवाइस है जिसमें कोई भी कैविटी रेजोनेटर्स नहीं होते हैं, और अर्थात बंचर कैविटी या कैचर कैविटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है जैसा कि क्लिस्ट्रॉन में होता है। और जिसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? प्रोलॉन्ग्ड इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन बीम एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम और रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल के मध्य ज़्यादा लंबे समय तक इसमें क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, जिससे हमें आउटपुट में माइक्रोवेव सिग्नल प्राप्त होता है। आइए इसकी संरचना देख लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में? इसका जो निचला पार्ट है वो कट गया है, तो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले एक हीटर होगा, जिसके यहाँ पर आपको दिख सकता है एक क्या होगा? कैथोड होगा, जिसको हीट किया जाएगा। ये हीटर है, ये हीटिंग एलिमेंट है ये वाला। ये वाला सेक्शन क्या है? एक हीटिंग एलिमेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्या है? कैथोड है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? कैथोड है। और तो ये आपका हीटर हो गया। ये आपका क्या है? कैथोड है। इस हीटर के माध्यम से इस कैथोड को गर्म किया जाता है, और कैथोड के द्वारा ये देखिए आपको इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं जो एक बीम के रूप में निकलते हैं। ये आपकी इलेक्ट्रॉन बीम हो गई। उसके बाहर यहाँ पे एनोड लगे हुए होते हैं दोनों तरफ। ये एनोड क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रॉन बीम को आगे की ओर केंद्रित करते हैं। तत्पश्चात क्या हो गया? यहाँ पे एक फोकसिंग एनोड भी होता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ये इनको क्या कहा जाता है? फोकसिंग एनोड या फोकसिंग प्लेट, जो इलेक्ट्रॉन बीम को आगे की तरफ एक निर्धारित दिशा में, यानी कि हमें कहाँ पहुँचाना है? इसको आगे की तरफ पहुँचाना है, तो इसे आगे की तरफ केंद्रित करती है। आगे क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आएगा इनपुट का, जहाँ पे हम क्या देंगे? रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट, यानी कि रेडियो सिग्नल देंगे, जो एक हेलिकल यानी कि स्प्रिंग नुमा, जो आपको दिख रहा है स्प्रिंग नुमा डिज़ाइन पर आरोपित हो, यानी कि स्प्रिंग नुमा इसमें एक सर्किट होता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? स्लो वेव स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। और इसी कारणवश रेडियो फ्रिक्वेंसी जो सिग्नल होता है और
इलेक्ट्रॉन बीम के मध्य ज़्यादा समय तक इंटरेक्शन होता है। इस हेलिकल, ये क्या है, एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कह सकते हैं, स्लो वेव, यानी कि ये क्या कर देता है, जो गति होती है वेव की उसको धीमा कर देता है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय तक इसमें इलेक्ट्रॉन बीम और रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट के मध्य इंटरेक्शन या परस्पर क्या होता है, इंटरेक्शन होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और इसके दोनों ऊपर और नीचे के सिरे पर मैग्नेट लगाई जाती है, जिससे सिग्नल को आगे के तौर पर केंद्रित किया जा सके, ताकि उसे वहीं तक लिमिट किया जा सके। और दूसरे छोर पर, स्प्रिंग नुमा के दूसरे छोर पर क्या होता है, आउटपुट निकाल ली जाती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आउटपुट। और जो अंत में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं, कलेक्टर की तरफ। ये वाला हिस्सा क्या है, कलेक्टर, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर की तरफ कलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये कलेक्टर बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये इसका ढांचा है, मैं इसका क्लियर कर देता हूँ। तो ये इसका बेसिक सा ढांचा है, और इसे इसी कारणवश क्या कहा जाता है, स्लो वेव स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसमें किसकी वजह से ज़्यादा लंबे समय तक इलेक्ट्रॉन बीम और रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट मिल रहे हैं, इस हेलिकल स्प्रिंग नुमा ढांचे की वजह से। ठीक है, इसकी वजह से लंबे समय तक रेडियो फ्रिक्वेंसी इनपुट और इलेक्ट्रॉन बीम के मध्य संपर्क होता रहता है। तो इसकी इन बातों को हम वापस समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका पॉइंट क्या कहता है, देखो सबसे पहला वो जो पॉइंट है वो कहता है कि ट्रेवलिंग वेव ट्यूब क्या एक सिलेंड्रिकल ढांचा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है और कैथोड ट्यूब होती है। तो वो हम पीछे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गन क्या है, ये वाला पूरा ढांचा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है, जो कि यहाँ पे नीचे मेंशन करा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। ठीक है, और आगे वाला हिस्सा क्या है, कैथोड ट्यूब कहलाएगी। इसमें एनोड की प्लेट होती है, देखो एनोड की प्लेट मैं आपको दिखा चुका हूँ, दोनों तरफ पे यहाँ देख सकते हैं आप, एनोड की प्लेट है, ये एनोड की प्लेट है, इस जगह पे देख सकते हैं आप, और ये नीचे की तरफ भी एनोड की प्लेट है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ। और इसमें क्या करते हैं, आरएफ इनपुट एक साइड पे दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, हेलिक्स के एक सिरे पर। हेलिक्स, अब हेलिक्स क्या है, हेलिक्स मतलब स्प्रिंग नुमा ढांचा, ये आप देख सकते हैं इसमें। तो जो आरएफ इनपुट है ये इस स्प्रिंग नुमा ढांचे के एक सिरे पर दिया जाता है, जो कि इस जगह दिया जाता है, और आउटपुट कहाँ ली जाती है, इस जगह पे ली जाती है। तो ये 2 पॉइंट, ये 4 पॉइंट हो गए इसके। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन गन फोकसेस एन इलेक्ट्रॉन बीम विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी इलेक्ट्रॉन गन से, वो प्रकाश के वेग से आगे की तरफ बढ़ेगी। और मैग्नेटिक फील्ड है जो उस बीम को आगे की तरफ फोकस करेगा बिना उसे फैलाते हुए। यानी कि जो यहाँ पर हमने, ये आप मैग्नेट्स देख रहे हैं, इनका उपयोग क्या है, माफ कीजिएगा, ये जो मैग्नेट देख रहे हैं ये इस इलेक्ट्रॉन बीम को बिना फैलते हुए आगे की तरफ क्या करेगी, केंद्रित करेगी। और साथ के साथ इस आरएफ इनपुट के साथ इलेक्ट्रॉन बीम का संपर्क होता रहेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बीम में क्या होंगे, बंच बनते रहेंगे, और उन बंचेस की वजह से क्या होगा, अलग अलग प्रकार की गति से हमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मिलती रहेगी। ठीक है, और किस पे निर्भर करेगा वो इलेक्ट्रॉन बंच बनने की प्रक्रिया, आरएफ इनपुट पर। जैसे कि हम जानते हैं कि आरएफ इनपुट का जो ये होता है इस प्रकार से होता है, साइनसोइडल। तो जहाँ पर सिग्नल की वैल्यू 0 होगी वहाँ पे बंच नहीं बनेंगे। जो पीक पॉइंट होगा, यानी कि जैसे ये सिग्नल है, तो इसमें देखिए आप सिग्नल देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, पीक पॉइंट है ये वाला। तो इस जगह सबसे अधिकतम गति रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की, इस जगह मध्यम, और सब जगह सबसे न्यूनतम। ठीक है, तो 3 प्रकार की गतियां, और गति में परिवर्तन होता रहेगा आरएफ इनपुट के आधार पर। ठीक है, इन पॉइंट्स की बात हो गई। और आरएफ फील्ड क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ आगे बढ़ता रहेगा, साथ के साथ क्या होगा, ये जो हेलिक्स नुमा ढांचा है वो उसकी गति को कम करेगा। किसकी गति को, इलेक्ट्रॉन्स की गति को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जब उससे निकलते रहेंगे तो वहाँ पे आरएफ फील्ड आरोपित रहेगा, और वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिक जो बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम है उस पर आरोपित होगा, और वहाँ पर क्या होगा, बंच की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी कारणवश इसे स्लो वेव स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि हेलिक्स की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा लंबे समय तक इलेक्ट्रॉन बीम और आरएफ फील्ड के मध्य परस्पर संपर्क रहेगा। तो ये तो थी इसकी कंस्ट्रक्शन की बात, इसकी वर्किंग भी हम समझ सकते हैं। और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो हेलिक्स से होता हुआ कहाँ मिलेगा, आउटपुट के सिरे पे मिलेगा।
तो ये इसकी वर्किंग है, यानी कि क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे इस जगह से आगे की तरफ, एनोड उन्हें क्या करेगा, आगे की तरफ केंद्रित कर देगा, फिर यहाँ से आरएफ इनपुट लगाई जाएगी इस सिरे पर, ये जो हेलिक्स का एक सिरा है उस पर आरएफ इनपुट लगाई जाएगी, तो ये इस पूरे के पूरे आरएफ हेलिक्स स्ट्रक्चर पे आरएफ फील्ड विद्यमान रहेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस आरएफ फील्ड के साथ संपर्क होते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे बंच बनते चले जाएंगे। कैसे बनेंगे बंच, जो भी आरएफ फील्ड का उस समय मान रहेगा उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की गति में परिवर्तन होता रहेगा और अलग अलग वेलोसिटी के इस प्रकार से बंच बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग रहेगी। ठीक है, तो ये इसका क्या है कि फिजिकल कंस्ट्रक्शन है, मतलब जो प्रैक्टिकली रूप में ये इस प्रकार से मार्केट में अवेलेबल होता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या है, ये क्या है, एक गन का जो है पीछे का कैथोड है, और ये हीटर है, यहाँ पर इसकी पैकिंग हुई है एनोड से, और आगे की तरफ क्या है, फोकसिंग एनोड लगे हुए हैं दोनों के दोनों, और आगे जाके इलेक्ट्रॉन बीम आगे बढ़ती है, जहाँ पर ये देखिए इस तरह से बंच बन रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक क्या है, TWT की बेसिक वर्किंग है। और इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन गन है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बीम को आगे की तरफ भेजती है, जो हेलिक्स के बीच में जाते हैं, हेलिक्स में आरएफ फील्ड उसके साथ क्या करता है, परस्पर संपर्क में रहता है, जिसके माध्यम से क्या होगा, आउटपुट हमें प्राप्त होगी, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन बंचिंग होगी, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। TWT में क्या है, इलेक्ट्रॉन गन से बीम निकलेगी जो हेलिक्स पर जाएगी, और हेलिक्स पर क्या रहेगा, वहाँ पर आरएफ फील्ड रहेगा, वो आरएफ फील्ड इस इलेक्ट्रॉन बीम में वेलोसिटी में परिवर्तन करेगा। ठीक है, और जो हमें एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगी वो इस सूत्र के द्वारा दी जाती है। इसका सूत्र क्या होता है, Vp इजिकल्स टू Vc पिच बाय 2πr। अब यहाँ पे R क्या है, R तो है आपका रेडियस ऑफ हेलिक्स, यानी प्रत्येक हेलिक्स के जो एक कुंडली है उसका क्या है, रेडियस, यानी कि उसका रेडियस त्रिज्या जिसे हम कहते हैं, और Vc यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, और किस फेस से निकलेगी वो वेलोसिटी हमारी Vp कहलाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम वापस से एक बार इसके ऑपरेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले कैथोड को गर्म किया गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकली, ये एनोड ने उस इलेक्ट्रॉन बीम को आगे की तरफ केंद्रित कर दिया, फिर हेलिक्स के एक सिरे पर आपने आरएफ इनपुट लगाई, वो आरएफ इनपुट इस पूरे के पूरे हेलिक्स स्ट्रक्चर पे लागू हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन बीम जब यहाँ से निकलेगी तो उसे क्या होगा, इस आरएफ फील्ड का अनुभव होगा, उस अनुभव होने के आधार पर क्या होगा, यहाँ पर जो आरएफ फील्ड कुछ इस प्रकार से दिखता है साइनसोइडल के तौर पर, यानी कि हर क्षण उसका मान परिवर्तित होता रहेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन के बंच बनना प्रारंभ होंगे। इस प्रकार से ये बंच क्यों बनते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जिस क्षण पे भी आरएफ फील्ड का जो मान रहेगा उसके अनुसार इलेक्ट्रॉन की गति में परिवर्तन होगा, और वो अलग अलग गति पर आगे बढ़ेंगे, यानी कि अलग अलग बंच बन जाएंगे वहाँ पे। वो इस प्रकार से बंच बनते बनते जो हेलिक्स के दूसरे छोर पर जो बंच बनेंगे उससे हमें क्या है, एक एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगी, वो इस प्रकार से मिलेगी, क्योंकि जहाँ जहाँ परिवर्तन होगा इस प्रकार से हमें आउटपुट मिलती रहेगी। तो वो आउटपुट हम कहाँ, हेलिक्स के दूसरे सिरे पर प्राप्त कर लेंगे, और जब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर पर कलेक्ट कर लिए जाएंगे, जो कि पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर जो कि पॉजिटिव है वो ग्रहण कर लेगा। तो ये इसकी वर्किंग है। धन्यवाद।